किसी भी मरीज का पॉजिटिव सैंपल आ जाता है तो उसे कोरोना संक्रमित लोगों के साथ रखा जाता है, यानी उसी वार्ड में उसको एडमिट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब 35 लोगों को उन पेशेंट के साथ रखा गया है, लेकिन जब स्वास्थ्य महकमे को शक हुआ तो उन्होंने उन 35 लोगों का सरकारी लैब में फिर से टेस्ट कराया तो सभी के निगेटिव रिपोर्ट आई है, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। लेकिन उन्हें एहतियात के तौर पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है, यानी होम क्वारंटीन में उनको रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, चाहे प्राइवेट लैब्स हों, उन्होंने इस कोरोना महामारी में अपनी कमाई का एक जरिया बना लिया है, जो सबसे बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि अब सरकार को, प्रशासन को ऐसे लैब, ऐसे हॉस्पिटल पे कड़ी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि अगर इस तरीके से रिपोर्ट दी जाएगी कि जो निगेटिव है उनको पॉजिटिव बताया जाएगा, उनसे मोटी रकम ऐंठी जाएगी। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या उन जो सैंपल्स लिए जाते हैं उनकी जांच भी होती है या फिर एक लिस्ट बना करके सैंपल्स की दे दी जाती है कि नहीं आप पॉजिटिव है। क्योंकि अगर प्रॉपर चेकअप होता, अगर जांच होती, तो कहीं ना कहीं सैंपल्स जब निगेटिव है तो वो पॉजिटिव कैसे आ रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। यही वजह है कि सीएमओ ने साफ कहा है कि दिल्ली, फरीदाबाद और आसपास के जिलों में कुछ लैब्स ऐसी हैं जो मोटरसाइकिल से सैंपल्स कलेक्ट करा रही हैं और बताइए पूरी तरीके से गैर कानूनी है, गैर जिम्मेदाराना हरकत है। क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, आप अगर सैंपल्स लेके बाइक से जाते हैं तो वो सैंपल मिसमैच हो सकते हैं, वो सैंपल सही रिपोर्ट नहीं दे सकते। यही वजह है तो अब प्राइवेट लैब्स और उनकी डायग्नोसिस पर सवाल उठ रहा है कि महंगे से महंगे ये टेस्ट भी कर रही हैं। कई जगह से खबरें ये भी आ रही हैं कि सरकार ने जो दरें तय की हैं उससे भी ज्यादा ये लोग वसूलते हैं, कहीं बाइक से सैंपल लेकर आते हैं और अब ये नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, एक जानलेवा लापरवाही। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग अस्पताल तक रह आए। बड़ा सवाल उठ रहा है। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अब प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है और आपको सुनवाते हैं सीएमओ ने क्या कहा इस पूरे मामले पर। प्रथम तो मैं ये बोलूँगा कि कुछ लोग जो आईसीएमआर से पिछले वाले में कि कुछ लोग जो आईसीएमआर से रजिस्टर्ड थे वो भी गलत तरीके से सैंपल कलेक्ट कर रहे थे। वो बाइक पे आए, सैंपल कलेक्ट करके वो सैंपल की क्वालिटी ख़राब हो रही थी, जिस वजह से ये सब दिक्कतें हैं। इतनी गर्मी है, बाइक पे प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती, तो ये भी गलत है कि प्रॉपर तरीके से सैंपल ना कलेक्ट हो के भी रिपोर्टें गलत आती हैं। जो इमरजेंसी वाली बात है, हम लोगों ने सबको ये निर्देशित किया हुआ है कि कोई भी कहीं का भी हो मरीज, पहले मानवता है, मरीज को एडमिट करिए, इलाज करिए, उसके बाद सेग्रीगेट करिए कि उन्हें करना क्या। इलाज से कतई कोई मना नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, हापुड़ में कोरोना से चौथी मौत हुई है। कोरोना संक्रमित महिला की मौत हुई है। 3 दिन में कोरोना से ये दूसरी मौत है। तो हापुड़ से खबर आई है जहां पर चौथी मौत हुई है। कुल मिलाकर पूरे जिले में 4 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना संक्रमित एक महिला जिसकी मौत हो गई। 3 दिन में कोरोना से ये दूसरी मौत है हापुड़ में, जिसके साथ अब मरने वालों का आंकड़ा हापुड़ में 4 जा पहुंचा है। कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत हो गई है। वहीं मेरठ में आरएसएस प्रचारक पर जानलेवा हमले की खबर है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारी। घायल आरएसएस प्रचारक जिला अस्पताल में भर्ती हैं। परीक्षितगढ़ इलाके में यह हमला हुआ है। बाइक ओवरटेक करके अंधाधुंध इन हमलावरों ने फायरिंग की, जहां पर आरएसएस प्रचारक पर यह जानलेवा हमला किया गया, जो कि इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। मेरठ जिले के आरएसएस प्रचारक सचिन कुमार कल बिजनौर से लौट रहे थे, तभी अचानक बदमाशों ने बाइक को ओवरटेक करके उन पर हमला कर दिया। एक गोली सचिन के पेट में लगी है तो दूसरी हाथ को छूकर निकल गई है। हालांकि सचिन ने गांव में भागकर अपनी जान बचाई। उधर हापुड़ में भी एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां गोंदी गांव में एक शख्स को फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। बेरहमी से फावड़े से काटकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि एक दबंग, जो कि इलाके का दबंग है, उसने पुरानी रंजिश के चलते ये हत्या की है।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। एक मुसाहिद नाम के व्यक्ति जो हापुड़ की तरफ से मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तो बगल गांव सलाई के पप्पू हैं वो मिले हैं और उनमें आपस में कुछ विवाद हुआ। तो यहीं पर एक फावड़ा रखा हुआ था, जिससे फावड़े से उन्हें सिर पर उनके प्रहार किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस मौके पहुंच गई है और जो भी इसमें वांछित कार्रवाई है वो कराई जा रही है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है। बायर्स के लिए बैंकों को निर्देश दिए गए हैं, फ्लैट बायर्स के लिए मंजूर लोन जारी करे बैंक, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। प्रोजेक्ट पूरा करने में रकम का इस्तेमाल करे, सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा निर्देश दिया है। फ्लैट बायर्स के लिए जो लोन मंजूर हुआ है उसका इस्तेमाल करे और जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को पूरा करे। दरअसल आम्रपाली में फ्लैट खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है, जहां पर जिस प्रोजेक्ट में उन्होंने पैसे लगाए थे, एक घर का सपना था जो बीच में अटक गया था। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रोजेक्ट को पूरा करने में इस रकम का इस्तेमाल करें और जल्द से जल्द प्रोजेक्ट पूरा करके लोगों को उनका घर हैंडओवर किया जाए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। अनलॉक के दूसरे चरण में कई जिले ऐसे थे जहां होटल मॉल नहीं खोले गए। उन्हीं में से एक जिला मेरठ भी है, जहां लंबे वक्त के बाद होटल्स खोल दिए गए हैं। लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर शर्तों का पालन नहीं हुआ तो ये छूट वापस नहीं ली जा सकती। तो लापरवाही करने पर फिर से बंद करने की चेतावनी दी गई है। होटल खुले लेकिन सावधानी बरतनी है। जिन जगहों पर निर्णय लिया गया है कि मॉल्स, होटल्स या रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे, अगर वहां कुछ भी ऐसा या गतिविधि देखी गई तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ जहां होटल खोलने के निर्देश दिए गए हैं, वहां बेशक दावे किए जा रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर भी संकट बरकरार है। इस वक्त हम मेरठ के हाइफन होटल पर मौजूद हैं और यहाँ का निरीक्षण करेंगे कि आखिरकार जो प्रशासन और सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस वक्त हम गेट पर मौजूद हैं होटल के, जहाँ देख सकते हैं कि सैनिटाइज़र रखा हुआ है ताकि कोई भी कस्टमर अगर आता है तो उसको हैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो पैर से पुश करेगा और आप देख सकते हैं कि सैनिटाइज़र जो है वो बाहर आएगा और वो अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो गार्ड हैं उनके पास थर्मल स्क्रीनिंग के लिए मशीन रखी हुई है, साथ में सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है कि ताकि अगर लोग यहाँ से सैनिटाइज नहीं होते हैं तो वो खुद स्वतः उनको सैनिटाइज करके होटल के अंदर प्रवेश दें। आप देख सकते हैं कि अब हम होटल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये वो काउंटर है जहाँ पर बुकिंग होती है होटल के रूम की। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक कटआउट लगाया गया है जिसमें जो गाइडलाइन है कि कोरोना से कैसे बचा जाए, जो एडवाइजरी है कोविड-19 की, साथ ही आप देख सकते हैं कि काउंटर पर नोटिस लगा हुआ है कि कम से कम 6 फीट की दूरी जरूरी है, यानी 2 मीटर का डिस्टेंस रखना ही होगा। साथ ही ये भी दिखाया गया है कि हैंड सैनिटाइज कैसे किया जाए और कितना ज़रूरी है हैंड सैनिटाइज। इसके अलावा मास्क को लेकर के भी आप देख सकते हैं कि एक एडवाइजरी लगाई गई है कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कि काउंटर पर सैनिटाइजर के साथ साथ नैपकिन और मास्क भी रखा हुआ है कि अगर कोई कस्टमर मास्क लगाकर नहीं आता है तो उसको यहाँ पर सैनिटाइज कराया जाए, उसके बाद उसके हाथ को नैपकिन से साफ करने के बाद उसे मास्क दिया जाए ताकि वो अपने चेहरे पर मास्क लगाए। हमारे साथ जो मैनेजर हैं इस होटल की वो मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके की गाइडलाइन का पालन होटल करा रहा है। कम से कम 6 फीट की दूरी पे जैसे है स्पेशली, और बिना मास्क के हम गेस्ट को एंट्री नहीं देंगे और इनका जो टेम्परेचर भी चेक होगा। अगर टेम्परेचर हमको लगता है कि ज़्यादा है तो वो एंट्री नहीं दी जाएंगे और पूरी डिस्टेंसिंग, पूरा सैनिटाइज़र, उसके बाद ही उनको रूम में भेजा जाएगा। उनका लगेज सैनिटाइज होगा तभी वो रूम में जाएंगे और सेटिस्फाइड हैं। तो होटल की मैनेजर थी दमनप्रीत कौर जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो भी गाइडलाइन प्रशासन और सरकार की तरफ से जारी किया गया है वो होटल मैनेजर पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।
जब एबीपी गंगा की टीम मेरठ में बाकी जगहों पर गई तो यहां मॉल को लेकर इंतजाम देखने जरूरी थे, क्योंकि प्रशासन ने परमिशन देने के बाद किस तरह की तैयारियां चल रही हैं ये भी आपको दिखाना जरूरी है। और इसीलिए हमारे संवाददाता बलराम पांडे ने मेरठ के सबसे बड़े मॉल शॉप्रिक्स में व्यवस्थाएं देखी। इस वक्त हम मेरठ के सबसे बड़े मॉल शॉप्रिक्स मॉल में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सैनिटाइज का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो साफ़ सफाई है वो भी की जा रही है और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। जो भी लोग मॉल के अंदर आएंगे उनके लिए आप देख सकते हैं कि गार्ड थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही जो यहाँ पर सैनिटाइज होने की भी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि ये एक मशीन लगाई गई है जहाँ पे सैनिटाइज़र रखा गया है और इसको छूने की ज़रूरत नहीं है। आप पैर से इसको देखिए, जैसे पुश करेंगे सैनिटाइज़र आपके हाथ में होगा और उसके बाद आप सैनिटाइज होकर के फिर मॉल के अंदर जाएंगे। और किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, प्रशासन ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मॉल के ऑपरेशन मैनेजर हैं सोनी जी वो मौजूद हैं। सर, किस तरीके की हिदायत दी है प्रशासन ने? प्रशासन ने हमें गाइडलाइंस दी हैं कि हमारा मॉल कंटेनमेंट जोन से बाहर है, तो हमारी तरफ उनकी तरफ से पूरी वो है कि हमें तैयारी अपनी पूरी करनी है। तो हमने पूरे मॉल को सैनिटाइज़ किया है और सुरक्षा के माध्यम से एंट्रेंस पे हमने इंफ्रागन दिए हुए हैं, जो कि जो भी कस्टमर आएंगे उनकी स्क्रीनिंग होगी पहले। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सैनिटाइज़र लगा हुआ है, इसको खाली आपको पैर से हल्का सा टच करना है। ये जो भी कस्टमर आएंगे उसके बाद एंट्री होंगी, उसके बाद प्रॉपर तरीके से पूरा मॉल सैनिटाइज़ किया हुआ है हमने। तो ये थे जो यहाँ के ऑपरेशन मैनेजर हैं सोनी जी, जिनका कहना है कि मॉल में पूरी तैयारी कर ली गई है और जो भी औपचारिकताएं हैं वो भी पूरी की गई हैं। आप देख सकते हैं कि ये मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट है जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए आप देख सकते हैं कि गोला बनाया गया है और इस गोले की जो दूरी है 6 फीट की है, यानी दूसरे गोले की दूरी एक दूसरे से 6 फीट की है। जो मॉल प्रशासन है उसका साफ तौर से कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन कराया जाएगा और जो लोग मास्क लगाकर नहीं आएंगे उन्हें मास्क दिया जाएगा। अगर वो नहीं लगाते हैं तो उन्हें मॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। उधर कोरोना काल में सैनिटाइजर की जरूरत है। ऐसे में कानपुर के एक छात्र ने ऐसी सैनिटाइजिंग मशीन बनाई है जो कम दाम में ज्यादा कमाल कर सकती है। इस ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन के पास जैसे ही हाथ ले जाएंगे खुद से सैनिटाइजर निकल आएगा। इस तकनीक का इजाद करने वाले छात्र शिवा से हमारे संवाददाता प्रभात अवस्थी ने खास बातचीत की। कोरोना संक्रमण काल में इन्फेक्शन से बचने के लिए हैंड सैनिटाइज़र जो है वो एक आम ज़रूरत की चीज़ बन गया है जीवन में, जिसको लेकर तरह तरह के हैंड सैनिटाइज़र जो मशीनें हैं सेंसर वाली मार्केट में आ रही। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मशीन दिखाएंगे जो महज 500 रुपये में तैयार की गई है और इसको बनाने वाला कोई जो शख्स है वो कोई बहुत बड़ा शख्स नहीं है, बल्कि एक 15 साल का एक स्टूडेंट्स है जो अभी 12वीं की परीक्षा भी नहीं दी है उसने और अब इस बार वो 12th के एग्ज़ाम देगा। तो आप ये जो पूरी जो मशीन है वो देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही आपका हाथ जाता है तो ये जो सेंसर है वो चालू हो जाता है और इससे सैनिटाइज़र जो है वो निकलने लगता है। तो एक अनोखी चीज़ जो है ये छोटे से साइंटिस्ट ने तैयार की है। तो कहा जाए कि जो हुनर है, जो ज्ञान है वो किसी की चीज़ का मोहताज नहीं होता। हमारे साथ शिवा जिन्होंने इसको बनाया वो मौजूद है। शिवा, मतलब किस तरह से काम करता है, क्या क्या इसमें यूज़ किया गया है और कहाँ से ये सोचा आपने, किस तरह से बनाया इसको? इसमें हम लोग ने IR सेंसर यूज़ किया हुआ है। इसमें IR सेंसर में IR रिसीवर है और एक IR ट्रांसमीटर है। जब IR ट्रांसमीटर जो सिग्नल भेजता है तो वो हम लोग के हाथों से रिपेल होकर रिसीवर में जाता है और रिसीवर हम लोग को कमांड देती है आउटपुट पिन को IR सेंसर के मॉड्यूल पे, और जो उसकी पिन है वो हम लोग की अंदर लगी हुई वाटर पंप को कमांड देती है। वाटर पंप ऑन होते ही सैनिटाइज़र बाहर आने लगता है। आइडिया ये कि काफ़ी जगह बैंकों में या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और जो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो फेरी वाले होते हैं, वो सैनिटाइज़र तो लिए होते हैं बट वो उसी हाथ से, काफ़ी लोग उसी हाथ से लेते हैं, फिर दूसरा आता है उसी हाथ से लेता है, तो इससे टच करने से जो संक्रमण का खतरा वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोग ने इसको अनटचेबल बनाने के लिए इस पर वर्क किया और ये आपके सामने अनटचेबल। बिल्कुल साफ है कि आज जब हैंड सैनिटाइज़र जो मशीन है वो आम जिंदगी में सबसे अहम भूमिका निभाती है, ऐसे में जो ये नन्हे वैज्ञानिक हैं इनकी जो ये खोज है ये वाकई बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि महज 500 रुपये में
संक्रमण का खतरा जो है उसको पूरी तरह से रोकने में सेंसर युक्त मशीन है, जिससे कि आप टच भी ना करें। तो साफ है कि कहीं ना कहीं ये नन्हा जो साइंटिस्ट है उसकी ये खोज लोगों के लिए काम आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में 76 दिन बाद रेस्टोरेंट्स, होटल्स खुल गए हैं। खुलने से पहले हवन और पूजा यहां पर की गई। आपको दिखाते हैं गाजियाबाद से संवाददाता विपिन तोमर की रिपोर्ट। गाजियाबाद में आज 76 दिन बाद होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे। ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में हम आए हैं और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पहले दिन हवन करके, भगवान की पूजा करके ये कामना की जाती है कि शांति रहे और अच्छा चले, उसी तरीके से आज दोबारा से यहाँ हवन किया जा रहा है। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरा पालन किया जाएगा। जो होटल के यहाँ मैनेजमेंट के लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि जो 50 टेबल्स की कैपेसिटी है उसको 25 कर दिया गया है। इसके अलावा जो बाकी प्रोटोकॉल से वो भी पूरे किए जाएंगे। यहाँ पर आज 76 दिन बाद गाजियाबाद में होटल और रेस्टोरेंट खुलने जा रहे हैं। लगभग 250 छोटे बड़े होटल और 3500 रेस्टोरेंट हैं, जिनसे 1 लाख लोग गाजियाबाद में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो आज जो आदेश आए हैं जिला प्रशासन के होटल खोलने के, उसके बाद उन सभी के चेहरों पर खुशी है। गाजियाबाद से विपिन तोमर, एबीपी गंगा। उधर यूपी में गोकशी को लेकर योगी सरकार बहुत सख्त हो गई है और इसके लिए योगी कैबिनेट एक अध्यादेश लेकर आई है। योगी सरकार ने गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब गोकशी पर 10 साल की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना देना होगा। पहले की तुलना में अब इन नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है। तो आज की बड़ी खबरों में से उत्तर प्रदेश में गोकशी पर अब सख्त सजा होगी। पहली बार कोई राज्य इतना सख्त कानून लेकर आया है। 3 से 10 साल तक की जेल और 3 से 5 लाख तक का जुर्माना देना होगा। दोबारा अपराध करने पर 2 गुनी सजा मिलेगी। यानी गाय के प्रति जो हिंसा है या फिर गोकशी, उसके लिए देखिए कानून बहुत सख्त हो गया है अब उत्तर प्रदेश में, और पूरे देश में यूपी अब एक पहला राज्य है जो गोकशी पर इतना सख्त कानून लेकर आया है। नाथ जी ने एक जो फैसला लिया, गौवध निवारण अध्यादेश, यह निर्णय का स्वागत सभी संत महात्मा और सभी सनातन परंपरा के लोग कर रहे हैं। इस अध्यादेश से अब हमारी गौ माता का वध नहीं होगा। एक बार लोग डरेंगे, जिसमें 5 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा है। तो अब हमारी गौ माता उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सुरक्षित है। योगी सरकार ने वादा किया था पहले हम आएंगे तो हम शेल्टर होम बनाएंगे। शेल्टर होम अभी तक बने नहीं। गाय माता बेचारी रोड पे बैठी हैं। रोड पे बैठे बैठे इस लॉकडाउन में हज़ारों गाय माता की मौत हो गई। भूखी प्यासी बेचारी वो इस दुनिया से चली गई। तब तो योगी सरकार जागी नहीं, योगी सरकार ने उसके बारे में कुछ किया नहीं। तो मैं तो योगी सरकार से यही पूछूंगा कि आप अपनी कानून तो बनाते हो, आप बातें तो करते हो, पालन आप कितना करते हो? गौ माता के लिए शेल्टर अभी तक नहीं बना। गौ माता कहाँ है? गौ माता बेचारी, मैं पूछना चाहता हूँ योगी सरकार से, जो गौ माता जो रास्ते में कूड़ा खा के जिनकी मौत हो रही है, उसकी जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेनी चाहिए। तब तो मुझे लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी न्याय कर रही है। तो एक तरफ विरोधी सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ यूपी गौ सेवा आयोग ने इस अध्यादेश का स्वागत किया है। उनका कहना है कि पिछली सरकारों में गो तस्करों का बचाव होता रहा, अब कार्रवाई की जा रही है। इस बदलाव से गोवंश की रक्षा में काफी मदद मिलेगी। यूपी की योगी सरकार ने गोवंश की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार इस बारे में एक अध्यादेश लाई है जिसमें गोवंश से जुड़े मामलों में सजा और जुर्माने की जो रकम है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकार के इस बदलाव का, इस अध्यादेश का गोवंश की रक्षा में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, किस तरह का फर्क पड़ेगा, इस पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य भोले सिंह से। ये इस तरह की मांग को काफ़ी पहले से उठा रहे थे और काफ़ी आंदोलन भी इन्होंने किया था। भोले सिंह जी बताइए, जो अध्यादेश आया है, सरकार लाई है आपकी सरकार, क्या लगता है इसका किस तरह से असर पड़ेगा और गौ सेवा आयोग इसका स्वागत करता है, समर्थन करता है, क्या कर रहा है? जी मोइन जी, पहले तो हम उत्तर प्रदेश के श्री महंत परम पूज्यनीय श्रद्धेय श्री मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को और उनकी समस्त कैबिनेट को, उत्तर प्रदेश के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को हम धन्यवाद देते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का गौ सेवा आयोग का मेरे ये गोवध अधिनियम अध्यादेश की कल मंजूरी हुई है। इन सब
सभी लोगों को, पूजनीय लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे परम पूजनीय श्री महंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज दयाल प्रवृत्ति के श्री महंत और एक महान संघर्षकर्ता हैं। चूँकि उनका बचपन से ही जीवन गोवंश के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा पर उनका संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। आज हम लोगों को बहुत खुशी है, हृदय से खुशी है कि आज इतना कठोर अधिनियम लाके श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने यह संदेश दे दिया है कि अब गोवंश की तरफ तिरछी नज़र देखने वालों की खैर नहीं है। तो ये हैं गौ सेवा आयोग के सदस्य भोले सिंह, जिनका ये कहना है कि जो नया अध्यादेश आया है उससे गोवंश की रक्षा करने में काफ़ी मदद मिलेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की इच्छा शक्ति से इस अध्यादेश को अमल कराने में और मजबूती मिलेगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।